नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव देश के कोने कोने में कई जगहों पर हो रहा है। वायनाड सीट पर प्रियंका वाड्रा गांधी भी चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं और खास तौर पर 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद, जो कि उत्तर प्रदेश में आए थे। अब देखिए, यहाँ पर पीडीए वाली लड़ाई छिड़ गई है। अखिलेश यादव 2024 में भी जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात की, पीडीए। अब इधर योगी आदित्यनाथ, अब यहाँ पर पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित और अगड़े, यानी ये जो जाति वाली लड़ाई है वो इस बार के चुनाव में, उपचुनाव में इतनी दिलचस्प हो गई है क्योंकि आप सोचिए ना, अखिलेश यादव की पार्टी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बड़ी चुनौती है अब योगी आदित्यनाथ के लिए कि उनको यहाँ पर 9 सीटों में कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न उन पर उठने लगेंगे। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मलुक नागर साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। बहुत सारे सवाल यहाँ पर तैयार है, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सीटें भले 9 हो, लेकिन इन्हीं 9 सीटों से बहुत कुछ तय होने वाला है। जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण के मुद्दे के दम पर जो फायदा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पाया, उसका सामना अब कटेंगे तो बटेंगे से। इसीलिए अखिलेश यादव ने उसी टेस्टेड फॉर्मूले को 9 सीटों की पॉलिटिकल परखनली में डालकर उम्मीदवारों की पर्ची निकाली, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटा पाए। फॉर्मूला पीडीए का ही, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने 3 पिछड़े, 2 दलित और 4 अल्पसंख्यक को उतारा है। अखिलेश ने अयोध्या की तर्ज पर इस बार गाजियाबाद में प्रयोग किया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट दलित चेहरे अवधेश प्रसाद को उतारा था, इस बार गाजियाबाद की सामान्य सीट से दलित को उम्मीदवार बनाया है। सबसे कठिन सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण अखिलेश सेट करना चाहते हैं। अखिलेश यादव की कोशिश है कि या तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जीतें तो ठीक, नहीं जीत पाए तो उस वर्ग को संदेश आगे के लिए पार्टी दे सके। इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी और ये बीजेपी के लोग जानबूझकर नफरत फैलाना चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। उधर बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने 9 में से 6 सीटें दलित और पिछड़ों को दी है, जबकि 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर उतारे। अगर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की सोशल इंजीनियरिंग को देखें तो समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी तो एनडीए ने 5 ओबीसी उम्मीदवार बनाए हैं। एनडीए ने 1 दलित उम्मीदवार दिया है तो इंडिया गठबंधन ने 2 दलित उम्मीदवार मैदान में उतारे। इंडिया अलायंस मजबूत है और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मजबूती से लड़ेंगे। 9 सीट में 3 बीजेपी, 1 निषाद पार्टी, 1 आरएलडी और बाकी 4 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार बीजेपी ने ओबीसी के साथ साथ परिवार बनाम परिवार का दाव भी चला। जहां करहल के मैदान में 2 यादव हैं और दोनों आपस में फूफा भतीजे हैं। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया है। बड़ी बात यह है कि अनुजेश करहल सीट पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में करहल सीट पर मुकाबला सैफई परिवार बनाम रिश्तेदार के बीच है। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम
तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। ये देखिए, ये करहल में जो फूफा बनाम भतीजे की आप बात कर रहे हैं, तो फूफा जो है वो फूफा ही रहेगा और भतीजे को फूफे के सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो यही रिजल्ट आने वाले हैं। तेज प्रताप सिंह को अभी और एक दफे मौका देंगे, उम्र उनकी लंबी है, तो जनता उनको बाद में मौका देगी। फूफा ही इस दफे विजयी होंगे। 9 सीटों के नतीजों में ही साफ होगा कि दांव किसका सटीक बैठा, पिछड़े किसके साथ हैं, दलित किसके साथ। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं कि आखिर ये पीडीए वाला फॉर्मूला दोनों तरफ किस तरह से आजमाया गया है। 9 उम्मीदवार उतारे गए हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव है। तो सबसे पहले बात अखिलेश यादव के पीडीए की करते हैं। देखिए, पिछड़ा जो वो कह रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो पिछड़े में 3 टिकट दिए गए हैं, एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट को, एक यादव कैंडिडेट, एक कुर्मी कैंडिडेट, एक बिंद जो कि नॉन डोमिनेंट कास्ट है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब कास्ट की बात होती है तो ओबीसी कह देते हैं, हम दलित कह देते हैं, पिछड़ा कह देते हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसी कास्ट हैं जो कि डोमिनेंट है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें डिप्राइव्ड कास्ट विद इन दलित्स, विद इन ओबीसी कहा जाता है। तो नॉन डोमिनेंट एक सिर्फ बिंद को उन्होंने दिया है। अब दलित पर आइए, 2 उन्होंने दिए हैं, दोनों डोमिनेंट जो जाटव हैं दलित्स में उनको दिए हैं, तो दोनों डोमिनेंट एससी दलित हो गया। अब अल्पसंख्यक पर आइए, 9 में से 4 टिकट मुस्लिम को दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब आइए योगी का पीडीए, ये क्या कहता है। यहां पर भी पिछड़े में 5 टिकट दिए गए हैं, जिसमें एक यादव को, एक कुर्मी को, ठीक अखिलेश बाबू की तरह। उसके बाद ओबीसी में 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी, पाल, निषाद और मौर्य। पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कास्ट के ये डिविजन्स, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप में से कई लॉ के, कई जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे जमीन पर जाकर ये जो जाति है ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए पीडीए की बात अखिलेश बाबू भी करते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो पिछड़ों में इस बार दिया है उसमें उन्होंने 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी को दिया है। ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, पाल, निषाद और मौर्य। दलितों में अगर आप आइए तो एक को दिया है, वो है वाल्मीकि, नॉन डोमिनेंट एससी। बीजेपी ने यही तरीका आजमाया था हरियाणा में भी, जब उन्होंने जाटव जो कि दलित हैं, डोमिनेंट माने जाते हैं दलित्स में, उनको नहीं बल्कि अन्य जो डिप्राइव्ड दलित हैं उनको उन्होंने ज्यादा टिकट दिया था, और वहां पर उनकी विनेबिलिटी, जो जीत का योग बना था, वो ज्यादा बैठा था। अब पहुंच जाइए अगड़े पर, तो 3 उन्होंने अगड़े को, जहां जैसे वहां पर 4 मुस्लिमों को दिया गया, वैसे यहां पर 3 अगड़ों को दिया गया है, जिसमें 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत है। कई लोग ये मानेंगे कि आज के युग में हम जीते हैं, इस सेंचुरी में क्या जाति के आधार पर इतनी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहां तो ऑफिशियली पार्टियां पीडीए का फॉर्मूला बताती हैं, और ऑफिशियली अपनी अपनी पार्टी कौन कौन से जाति के साथ योग भिड़ाना है ताकि कुर्सी मिले, उसकी सेटिंग बैठती है। इसीलिए इस चर्चा को हम आगे ले जा रहे हैं। लेकिन एक और खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जल्दी से आपको बता दें। आपको याद होगा कौन अखिलेश वखिलेश, कमलनाथ जी ने कहा था मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी जब समाजवादी पार्टी ने टिकट मांगा था तो वहां पर भी ये प्रश्न, मतलब जो कांग्रेस के नेता हैं हुड्डा साहब ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सीटें मांग रही है। शरद पवार से मिले हैं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी को एसपी का अल्टीमेटम, उन्होंने कहा है कि 5 सीटें हमें यहां पर दीजिए, नहीं तो 25 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। ये देखिए, और काफी तल्ख तरीके से अबू आजमी जी ने ये बात कही। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। शरद पवार साहब से मिलने आए थे, आपकी डिमांड है 25 सीटों की, अभी तक कितनी सीटों पे अनुमति नहीं मिली? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है। मैं 5 तो मेरी पक्की है, 1-2 सीटें और मांगूंगा मैं। आपकी सीटिंग है मानखुर्द की, भिवंडी ईस्ट है, आप अनुशक्ति नगर मांग रहे हैं, मालेगांव धुले। नहीं, मैं अनुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। ये सीट पवार साहब की है, अगर वो देना चाहें मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा, नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास अघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। ये क्या हो गया अनुराग जी? है? कुछ नहीं, साथ है बिल्कुल। इंडिया तो गठबंधन एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन एक साथ। ठीक है, चलिए अब वापस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आते हैं। पहला प्रश्न आपसे है, आप भी
27 पर नजर रखते हुए यहां पर जाति योग खुलकर खेलने लगे। कहां कहते हैं कि मत बंटिए जाति के आधार पर, आप भी वही कर रहे हैं? अंजना जी, हम तो बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे हैं, पर जो अभी स्टेटमेंट चली मैं उस पर एक बात बोलना चाहूंगा। आपने पूछा इनसे क्या हुआ, इनने कहा कुछ नहीं। बोले क्या थे नेताजी, ज्यादा फुद फुद करेंगे तो 5 सीट कम हो जाएगी, ये स्टेटमेंट दिया। अलायंस में इतना प्रेम भाव रहना चाहिए। थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आई थी अखिलेश वखिलेश, फिर किसी ने कह दिया था चिरकुट नेताओं से बात नहीं करते हैं, या हम नहीं कहते हैं, सब ये लोग आपस में कहते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी फॉर्मूला ये बैठाएं, एक फॉर्मूला तो इन्होंने बैठा दिया, वो है कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश। देखिए, कांग्रेस को बाहर करना इतना आसान काम नहीं था। ये 2 लड़कों की जोड़ी लगी और इन 2 लड़कों की जोड़ी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से उठा करके बाहर फेंक दिया। क्योंकि आज अजय जी उत्तर प्रदेश की डिबेट में खड़े हैं, डिबेट तो इनको बुला रही है, पर उत्तर प्रदेश की जनता के पास आज कांग्रेस का सिंबल नहीं है वोट देने के लिए, कार्यकर्ता के पास झंडा नहीं है। वो कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे समाजवादी पार्टी को, आपको तो खलबली हो गई। देखिए अंजना जी, ऑप्शन क्या बचा? लो, मैं कहता हूं 2 लड़कों की जोड़ी ने, और ये तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इसके कारण इन्होंने समाजवादियों की थोड़ी सी इज्जत बढ़ा दी और अपनी इज्जत थोड़ी सी बचा ली। क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ती तो साफ थी, और समाजवादियों को कह दिया कि भैया तुम लड़ लो सारे, हमारा वैसे ही कुछ बचा नहीं। पर ये जो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा साकार कर रहे हैं, मैं दोनों पार्टियों को बहुत बधाई का पात्र मानता हूं, और अखिलेश जी को और राहुल जी की इस जोड़ी को बहुत बधाई का पात्र मानता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं इस पक्ष से। पहला प्रश्न आपसे यही है कि पीडीए अखिलेश जी कह रहे थे, अब ये अपना पीडीए लेकर आ गए हैं। इन्होंने भी पिछड़ों दलितों को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इन्होंने नॉन डोमिनेंट पाल, निषाद, मौर्य सबको टिकट दिया है। ये चैलेंज नहीं होगा? देखिए, इनकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? पहले ये हमें कहते थे कि देखिए अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनके घर में कितने लोग देखो एमपी हैं, एमएलए हैं, और गिन गिन के बोर्ड पे चार्ट चलाते थे, सभी लोग चलाते थे चार्ट, और बीजेपी वाले चार्ट लेके घूमते थे। आज इनकी हालत ऐसी हो गई, इनके पास कोई कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर उन्हीं के परिवार में जाके कैंडिडेट लेके आए हैं जो फूफा फूफा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं, उसी फैमिली से जाके कैंडिडेट लेके आए, आओ भैया आइए लड़ लीजिए हमसे, हम तो नहीं लड़ पा रहे हैं। आपके घर में चाहे भले कोई सांसद हो, एक आध दे दीजिए, एक आध लेके उन्हीं को लड़ा रहे हैं। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। कैंडिडेट नहीं इनके पास में। उत्तर प्रदेश के अंदर में खोजते रहे, नहीं मिला, कल जाके ये 7-8 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर कर पाए हैं और लंबी लंबी बातें बना रहे हैं। और अभी जैसे कैसे पकड़ते बातों को, हमने बोला इंडिया गठबंधन एक है और एक रहेगा। ये क्या कह रहे थे अभी अबू जी की बात सुन के? तो इनकी आदत पता क्या हो गई है, उन्होंने थोड़ा कुछ बोला, इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। जैसे कैसे करते हैं ये? इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले एयरपोर्ट पे और उन्होंने दोनों में आपस में हेलो आई नहीं हुई। फूट है इंडिया गठबंधन में, अगर हेलो आई कर लेंगे, हेलो आई हुई लेकिन गले नहीं मिले। अगर गले मिल लेंगे, गले मिले, लेकिन जा रहे हैं? वापस आइए ना, वापस आइए ना। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं टिकट चाहिए, करते क्या है? अबू आजमी कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, पोल खोल देंगे। अगर एक मिनट रुको ना, अगर वो हाथ मिला लेंगे तो कहेंगे हाथ मिलाया, चाय नहीं पी, चाय पी लेंगे तो चाय पी, समोसे नहीं खाए। ये इनका काम है। इनको झांकना है तो जनता के घर में झांकिए, किसान के घर में कैसे करवट बदलता है क्योंकि उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। झांकना है तो एक माँ के आज उसमें घर में देखिए माँ किस तरह से परेशान है, बेटा बेरोजगार है। झांकना है तो झांकिए आप उन लोगों के यहाँ पे जहाँ पे लोग महंगाई से उनकी कमर टूट गई, वहां नहीं झांक पा रहे हो। इंडिया गठबंधन की यहाँ झांक रहे हो। अरे आप अपना झांकिए ना, जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है चुरा चुरा के ला रहे हो, मांग मांग के ला रहे हो। किसी तरह से अपनी शुरुआती कमेंट हो जाए। मलुक नागर साहब, जल्दी से आप मोर्चा संभालिए, क्या है मामला? देखिए, जाति पर ही आधारित है हरियाणा जाट पॉलिटिक्स करते हैं। हरियाणा में जलेबी बनाई और अब यहाँ भी प्रवक्ता जलेबी बनाने के चक्कर में लगे हुए। आपको गुहाना की जलेबी भुलाई नहीं जा रही है। सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में इन्होंने 5 सीटें नहीं दी और 25 सीटें अगर समाजवादी ने वहां लड़ा दी तो कांग्रेस की हालत सेम हो जाएगी जो हरियाणा में हुई है। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में जो पीडीए की बात, अंजना जी जो बात है ना, पिछड़ा और दलित, माननीय प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं मैंने इतने मिनिस्टर पिछड़े बनाए थे, दलित बनाए, और फिर उनकी नकल करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और अखिलेश जी भी साथ में जो पिछड़ों की बात करने लगे, पीडीए की बात करने लगे, तो ये तो अगर नकल की बात कर रहे हो तो बाहर जाके विदेश में जाके राहुल जी को समझाओ कि इनका आरक्षण खत्म करने की बात ना करें। अनुराग जी वहां जाकर के बताओ पीडीए का नारा किसका था? पीडीए किसने कहा पीडीए की बात? आज भी अंजना जी पूरे देश में केवल और केवल पिछड़ा प्रधानमंत्री है
और अभी और पिछड़ा अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया। तुम कांग्रेस केस कहलवाओ कि अगली बार 2029 में अगर आ जाए तो पिछड़ा क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जात पे आ गए ना, जात पे आ गए ना। अभी आपके साथी कह रहे थे कि जाति जनगणना पूछे, अब अंजना जी लगे आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? 9 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, एक टिकट नहीं मिला। अजय राय जी आपके प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे हम 10 सीटों के लिए तैयारी रख रहे हैं, और अब हालत देखिए कि एक भी टिकट नहीं मिला। आप मतलब पिछलग्गू बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक प्रक्रिया में कोई किसी का पिछलग्गू और कोई किसी का अगलग्गू नहीं होता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे एजेंडे क्या है, संगठन हमारा महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है, या उससे ज्यादा देश महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। जिस तरह भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है इन लोगों के द्वारा, आए दिन जो उन्माद फैला रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उसमें हमें क्या तय करना था। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, दिल भी बड़ा है और हमारे साथी भी बड़े हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हमारा एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के तहत हम जा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कहा हमारे साथी प्रवक्ता ने, भाई निषाद जी का कौन सा सिंबल है जरा बता दीजिए और कहां चुनाव लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल क्या केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में वो मुक्त हो गई क्या यूपी से? तो ये सब बातें जो है सिर्फ दूसरे के तरफ जाकर भटकाने की बात है। सच तो ये है कि बुनियादी मुद्दे बनाम हम बुलडोजर पॉलिटिक्स का ये लड़ाई है। खुद ही स्वीकार कर लिया, आप अपनी हैसियत आरएलडी और क्षेत्रीय पार्टियों से तुलना कर रहे हैं। देखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, देखिए उत्तर कांग्रेस है। सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप निषाद जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यूपी की पॉलिटिक्स में जो आज परिस्थिति है और 2027 में जो हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें इस बात को, यथार्थ को समझना होगा। हम वहां छोटे भाई के तौर पे ही हैं और छोटे भाई की भूमिका पूरी ईमानदारी से भाई को आदमी खाने में से कुछ तो दे देता है ना छोटे भाई को। के रोल में है, आप 5 से शुरू किए थे, रोल में है, 2 और वहां 9 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, पीडीए जीतेगा, और कांग्रेस जो है पूरी निर्णायक भूमिका में छन छन तन मन धन से एक एक बूथ का कार्यकर्ता अखिलेश जी को समर्पित है। इंडिया गठबंधन के लिए काम तन मन धन से अखिलेश जी को समर्पित है। इंडिया गठबंधन के लिए छोटा सा कमेंट ले, छोटा सा एकदम 2 लाइन का, उसके बाद हाथ उठाइएगा सवाल की। मैं बिल्कुल छोटा, मैं मेरा बस मेरी एक आपत्ति है, बस उनका 10 सेकंड खत्म हो जाए। हम मुद्दों पर हैं, बुनियादी मुद्दों पर हैं। हम ठोको पॉलिटिक्स को नहीं आगे बढ़ने देंगे। हम जिस तरह बुलडोजर पॉलिटिक्स बनाम बुनियादी मुद्दा है, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पढ़ाई के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें अंजना जी, मेरी थोड़ी सी एक आपत्ति ये थी और यूपी और कांग्रेस की तुलना निषाद जी की पार्टी से, अपना दल से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति बेहतर है यूपी में इनसे। तो आप तुलना करेंगे तो इनके आप स्तर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर थे। जब आंधी आई थी तो इतने विधायक आए थे कि बाइक पे बैठ के दोनों आगे पीछे आ जाते थे। 2 ही थे, आगे पीछे आ जाते थे, कोई समस्या नहीं थी। अब बात इतनी है, और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज एक ब्रेकिंग बात आई है और ये कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, क्योंकि जब देश के अंदर जाति 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 पीडीए का फॉर्मूला बरगलाना, वैसे तो आरक्षण छीन लेंगे एमयू से, जामिया से, हर जगह से, पर जब विदेश में जाकर के राहुल गांधी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, तो आज नाना पटोले इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है हम उस बात का समर्थन करते हैं। या तो उन्होंने कहा कि इस बात में कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी वाला मुद्दे पर या तो ये अनपढ़ है या इनकी पार्टी अनपढ़ है, फेक न्यूज के सहारे राहुल गांधी ने कहा था जब देश का एक एक गरीब, एक एक आदिवासी, एक एक दलित, एक एक महिला सशक्त हो जाएगी, देश मजबूत होगा, सब इक्वल लेवल पर होंगे, जिस दिन वो समय आएगा देश में और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन वो लाएगी, अब इस पर हम आप क्या चाहते हैं? मजबूत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दलित दलित बना रहे, बोलिए अनुराग प्लीज, एक सेकंड पिछड़ा बना रहे। जल्दी से मैं अपनी बात कर नहीं कर रहा हूँ, इतनी देर से बात नहीं बोल पा रहे हो। ये क्या सरकार चलाओगे जो आप 10 मिनट से अपनी बात नहीं बोल पा रहे हो? सरकार चलाएंगे, मुझे बोलने दीजिए। जब आगे आ जाएंगे, क्या आगे पीछे आ जाओगे? एमयू से खत्म किया, जामिया से खत्म किया, कौन आगे आ गया? अच्छा पाकिस्तान जा रहे हो? कौन आगे आ गया था? अच्छा ठीक, अब एमयू पाकिस्तान में, एमयू इंडिया में। अच्छा आपको पता नहीं हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? अच्छा पाकिस्तान एमयू इंडिया में भैया। हाँ ठीक, इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर है, अलीगढ़ में, पैसा जाता है केंद्र। अब बोलने दो। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत देखिए क्या है। इनके उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, अपना दल है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे कि उनको एक आध सीट शायद मिल जाए, इन्होंने उनको एक सीट भी नहीं दी। और आप जब अंजना जी कह रहे थे कि जब अंजना जी आपने बोला कि क्या आप कांग्रेस निषाद पार्टी से तुलना कर रही, जब हम अलायंस में होते हैं तो भाई होते हैं, बराबर ही के पे होते हैं।
उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बीजेपी के लिए छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इनके यहाँ तो मजबूर दलों का गठबंधन है। वो 4 दिन तक पड़े रहे, लेकिन एक शब्द निषाद के मुंह से, पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से नहीं निकला कि मेरी बेइज्जती हुई और मुझे एक सीट भी नहीं मिली। फिर भी कह रहे नहीं हम तो बीजेपी के साथ। छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है, बताइए? क्या छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है? क्या कहता है? 9 सीट है, एक भी नहीं। अच्छा, ये बड़ा, ये राष्ट्र बड़ा है कि कोई व्यक्ति या पार्टी? बात सुनो, राष्ट्र बड़ा है ना, मुद्दे बड़े हैं ना। हम राष्ट्र और मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल नहीं, प्लीज। ये हरियाणा में पड़े रहे, फिर हरियाणा चले गए, कांग्रेस ने एक सीट नहीं दी और पड़े रहने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में गए, गेस्ट हाउस बुक किया अपने पैसों से, होटल में रुके और पूरे गठबंधन की बातचीत कर ली, एक सीट नहीं मिली और यहाँ के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे तो हरियाणा भाग जाते हैं। कहाँ मिलेगा? हरियाणा भाग नहीं जाते। एक सेकंड, अब जल्दी। मेरा प्रश्न बीजेपी से ये है कि जो बीजेपी हमेशा परिवारवाद का विरोध करती रही है और जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हम 1 लाख नए युवाओं को मौका देंगे, तो वही बीजेपी झारखंड में शिबू सोरेन से बहू से लेकर बिहार में तरारी से यूपी में करहल तक परिवार के ही लोगों को टिकट देती है। तो उनकी कथनी और करनी में ये अंतर क्यों है? जवाब दीजिए। और चूंकि ये बात कहा है तो हम दोनों ही पार्टियों का आज कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। बात परिवार की हो रही है, ये कह रहे हैं हम पिछड़ों के साथ है, पी का मतलब पिछड़ा है, लेकिन पी का मतलब परिवारवाद है। हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। बीजेपी का सुचिस्मिता जो मौर्य है वो मझवा सीट से लड़ रही है, पूर्व विधायक रामचंद्र मौर्य की बहू है। अनुजेश यादव पूर्व विधायक उर्मिला यादव के बेटे हैं जो करहल से लड़ रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर खैर से लड़ रहे हैं जो कि पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। दीपक पटेल फूलपुर पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। इनका स्कोर कार्ड है परिवार वाला 4। अब आइए इनका तो मतलब सोचिए कि 9 में से 6 परिवार है, गजब है। तेज प्रताप यादव करहल अखिलेश यादव के भतीजे। उसके बाद से शोभावती वर्मा कटेरी सीट से अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। नसीम सोलंकी सीसामऊ से लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। ज्योति बिंद मझवा से लड़ रही है, पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी है। सुम्बुल राणा मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है। चारुकेन चौधरी जो कि खैर से है वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह की बहू है। तो आपके 4 इनके 6, फिर क्या? देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि पीडीए में पी जो है वो पिछड़ा, वो पीडीए उसी पे जवाब नहीं, उस पे नहीं, परिवार पीछे धकेलो अलायंस है इनका उत्तर प्रदेश का, इन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। परिवारवाद पे बोलिए, बहुत हल्ला मचा। परिवारवाद के अंदर आज देश में मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहता हूं। बोलिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के पटल से खड़े होकर के कहा कि 1 लाख युवाओं को हमें इस देश के अंदर राजनीति के अनुराग जी प्लीज बीच में बोलना बंद कीजिए। पूछना पड़ेगा। वेट फॉर योर टर्न, हाथ उठाइए। आई एम टेलिंग यू अगेन, प्लीज सर। अंजना जी ऐसे मान जाते तो बात ही हरियाणा हो उत्तर प्रदेश हो, जमकर आप लोगों ने परिवार वालों को टिकट दिया है, इस पर जवाब नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। इसलिए अंजना जी, अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल विचारधारा ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हमें देश की राजनीति के अंदर लेकर आना है और परिवार, एक परिवार से होना वो गुनाह नहीं है, पर परिवार ही अखिलेश जी मुलायम जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ये गुनाह है। अब एक बात पूछ लीजिए, इनके शीर्ष परिवार के कितने लोग संसद में हैं? यहां तो आपने बताया कोई पूर्व सांसद का बेटा, कोई बताया आपने किसी और का। 6 लोग, 6-7 हैं भदौरिया जी। एक परिवार के 6 लोग, 7 लोग दिल्ली में कोठियां लेके बैठे हैं, सांसद बने हुए हैं। एक परिवार के जितने लोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में यादव समुदाय से लड़ाए, सारे एक परिवार से। कोई और योग्य नहीं था? अच्छा ठीक, कोई और नहीं आ सकता था। इस बात के खिलाफ लड़ाई है। अगर आज आप अपने शीर्ष परिवार को ही मौका देते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखिए, इनका खिसियाना देखिए। ये बहुत चिल्लाते थे टीवी डिबेट में आके, परिवारवाद में को टिकट दी जाती है, परिवार के लोगों को टिकट जाती है। 9 में से 4 परिवार वालों को टिकट दी, और पता है एक को टिकट ऐसी है जो हमारे परिवार में आके कोई लड़ने को तैयार नहीं, तो हमारे परिवार से लेके गए। ये हालत इनकी हो गई है। परिवारवाद में इतने जो हमारे परिवार में बोलते थे, आज हमारे परिवार में आके टिकट वो कह रहे हैं कि आपकी दवा आपको चखा रहे हैं, थोड़ी दवा एक ही फैमिली वालों को सामने कर दिया। बीच में बोलने की जो समस्या है, उस बीमारी की दवाई को दे रहा हूं। जनता नहीं विश्वास करने वाली। छोटे छोटे सवाल नीचे आ जाइए मैडम। साल 2022 में विधानसभा चुनाव जब यूपी के थे तो प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो आज कांग्रेस पार्टी को 52 साल लग गए उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए, और जहां इन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज आपका लड़की छोड़िए लड़का भी नहीं लड़ पा रहा यूपी में। देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं एक नारा सिर्फ नहीं है, ये एक भावना है सशक्तिकरण का, महिलाओं के उत्थान का, महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन का। और आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं को आरक्षण की बात पंचायती राज में दी,
आज उसका नतीजा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं राजनीति में आकर के अपना कहीं ना कहीं कैरियर तलाश रही हैं। अदरवाइज इस देश में ऐसा क्रांतिकारी कोई काम किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। दूसरी बात, प्रियंका जी पर आपने बात रखी है। प्रियंका जी निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रक्रिया में पहले रही। चुनाव का मौका जिस तरह से अभी बैनार में मिला है उन्हें, आप देखिएगा वहां के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और वो आगे छोटे छोटे जवाब दीजिएगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे सड़क से संसद तक को लड़ेंगे। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है बयान कि जो 9 सीटों का बलिदान आपने दिया है, तो उससे हम ये समझे कि कांग्रेस के पास इतने स्ट्रांग फेसेस नहीं बचे इलेक्शन के लिए, या फिर ये 27 इलेक्शन की रणनीति है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। 27 इलेक्शन का एक रणनीति है। हम मनुवाद बनाम अहंकार जो है इन लोगों का, उसको खत्म करना चाहते हैं। बुनियादी मुद्दा बनाम में भी ऐसे ही करेंगे, उनके पीछे लड़ेंगे। पॉलिटिक्स को नहीं, 27 में भी टिकट नहीं मिलेगा। बाई इलेक्शन है, इनकी कौन सी सरकार जा रही थी? इनके पास तो बहुत सीट है, क्यों नहीं अपने पार्टनर को दे दिया 2-3 सीट? सर मेरा सवाल सबसे है, परिवार वाले आपके हिस्से में भी आ रहे हैं, आपके हिस्से भी सब लड़ रहे हैं, परिवार वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एक्चुअली हमारे लिए काम करना चाहते हैं वो कब लड़ेंगे? वो हमारे समाज के लिए काम कब करेंगे? जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। अभी अंजना जी आप ही एक अच्छा शो चला रही हैं। जवाब नहीं मिलेगा, सुनो। ये चालू हो गए। अब इनके वाली दवाई दे रहा था ना बीच में बोलने की, तो दिक्कत थी। अब सुनिएगा, शांति देखना, 30 सेकंड नहीं चुप रहेंगे। अभी आप एक बहुत अच्छा शो चलाती हैं, सीएम साहब आज तक पे आता है। नायब सिंह सैनी कौन से परिवार से आते हैं? मोहन यादव जी कौन से परिवार से आते हैं? भजनलाल शर्मा कौन से परिवार से आते हैं? अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति अगर शीर्ष पे प्रधानमंत्री बन सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आए? मुलायम जी और अखिलेश जी का परिवार याद दिलाऊं मैं? राहुल जी का, सोनिया जी का परिवार याद दिलाऊं मैं? ये फर्क है। जब फर्क बिल्कुल साफ है कि नए लोगों को, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अगर उसको किसी राजनीतिक दल ने मंच दिया है, उसको मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। ये सारे पारिवारिक दल चलिए, एक प्रश्न क्योंकि मैं आज कोई जनता इनके से दलों में पूछना आगे नहीं चाहती आ हूँ। सकता। इसका आज लिटमस टेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जर्नलिज्म, लॉ, अलग अलग क्षेत्र से स्टूडेंट्स हैं। बीजेपी कहती है कि हम शीर्ष पदों पर परिवार के लोगों को नहीं बिठाते। उन्होंने तमाम सीएम साहब का नाम दिया, उसके बाद वो कह रहे प्लीज वेट। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम एक परिवार के 2 लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखते हैं, हम टिकट देते हैं, वो विधायक बन सकते हैं लेकिन उनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा एक फैमिली से 2 लोगों को। आप में से कितने लोगों को परिवारवाद की ये थ्योरी समझ में आती है? हाथ उठाइए। किसी की समझ में नहीं आती है। इधर हाथ उठ अरे रहे हैं, एक वो हाथ आपको उठा समझ में बड़ी नहीं आ रहा। मुश्किल से। आपको समझ में नहीं आता कि क्या समझ में आता है? खुश हो जाए एक हाथ से, एक हाथ से खुश हो गए बस। चलिए, हम सवाल पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस से कि जब यूपी में इनकाउंटर किसी यादव जी का हुआ था तो अजय राय जी उनके घर पे गए थे, और जब अभी बहराइच में गोपाल मिश्रा जी का हुआ तो वहां पे क्यों नहीं गए? और मैं भदरिया जी से पूछना चाह रहा हूं कि जब आपके परिवार को नहीं रोक पाते हैं तो बीजेपी में आए हैं, ये तो गलती आपकी है, न कि बीजेपी की है जो जबरदस्ती लोग लेके आया है। पहला जो प्रश्न है आपका, हमारे यहाँ तो 2019 से यादव जी के यहाँ गए थे क्योंकि ये फेक इनकाउंटर किया गया था। ठोको पॉलिटिक्स में बार बार कह रहा हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। रामगोपाल मिश्रा की तो हत्या हुई है। उनके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें की, पर ये भी ध्यान रखना है कि वहां सांप्रदायिक दंगा का माहौल था। यदि उस समय हम जाते तो ये लोग छाती पीट पीट के कहते कि देखो भाई ये तो दंगे की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करते दंगे की, उन्माद की। हम समाज को प्रगति और शांति के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस का यही मूल चरित्र है और कांग्रेस इसी प्रश्न पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। एक लाइन से मेरा ये कहना है कि जब भी कुछ होता है, मर्डर या कुछ होता है, दंगा होता है, तो आप लोग जाति विशेष पे ज्यादा जाते हैं। नहीं, और जाते हैं, मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। फोन बज रहा है आपका, फोन उठाइए। हमारे लिए मेरा सवाल सपा से है तो उसको न्याय मिलना उसका चाहिए। जवाब तो मिला ही नहीं, उसका जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं आप परिवार वालों को आप नहीं रोक पा रहे हैं, परिवार वाले आपके छिटक छिटक के जा रहे हैं। जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ चलती है, वो देखती कहाँ फायदा है। अरे आप खुद कहते थे परिवारवादी पार्टी, अब बुला बुला के टिकट दे रहे हो, कह रहे हो 2019 से भाजपा में है भैया। सर मेरा सवाल आप ही से है। 2019 जी आप ही से सवाल है। लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होता, वहाँ जनता चुनती है। और जिसको सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी अभी आपने राष्ट्रवाद की बात करी, आपने बोला राष्ट्र चलना चाहिए। सबसे पहले जाति, पीडीपी, यादव, ये तो आप ही की पार्टी लेकर आई थी। पीडीए सुनिए, पीडीए मतलब हुआ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और पिछड़े अगड़े।
तो आप क्या चाहते हो कि ये राष्ट्र के हिस्सा नहीं है, आधी आबादी राष्ट्र के हिस्सा नहीं है कि महिलाओं को आगे लेके आ जाए, या दलित जो समाज में पीछे छूट गया उसको हम अगर मुख्य धारा में करें तो ये राष्ट्र की बात नहीं है, या पिछड़े जो समाज में पीछे छूट गए उनको आगे लेके आए, तो दलित पिछड़ों को, अगर अल्पसंख्यकों को, सभी को हम समाज के जो कमजोर वर्ग उनको आगे लाके मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, यही तो सबसे बड़ी राष्ट्र की बात है कि हम राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, रूल करना चाहते हैं हमारे अंदर। एक सेकंड, अगर अगड़े हैं, आपने ए में कहा अगड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, अगड़े अगर कोई है कैंडिडेट तो बता दीजिएगा। मिल जाएगा, अभी तो 9 सीट पे चुनाव हो रहा है। अच्छा, इतने में ही सब बीजेपी परेशान हो गई, इतने में ही जाति खोजने लग गई। वहां पर तो आप ए से अल्पसंख्यक कर देते हैं, मैं अगड़ा खड़ा हूं, 4 में से 9 आप मुस्लिम कैंडिडेट के सामने, ठीक है, मैं खड़ा तो हूं। सर, यूपी चुनाव की बात हो रही तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी यूपी में डर रही है अपने उम्मीदवारों को उतारने से, क्योंकि 10 सीट आपने खाली छोड़ी। सबसे बड़ी बात कि अयोध्या में मिल्कीवार में जो आपने 10 सीटें आपने खाली छोड़ी विधानसभा, नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है। 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और हर जगह बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। जो अभी मिल्कीवार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव नहीं हो रहा है, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, ये आप पूछ रहे हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, जवाब दीजिए। जी देखिए, वैसे तो इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब दे चुका है, पर मेरे को लगता है उनका कुछ कंफ्यूजन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी जल्दी उत्तर प्रदेश में अकेली वो पार्टी है जिसका सीएम रिपीट हुआ है, अकेली वो पार्टी है जो लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश के विकास पे चुनाव लड़ती है, और ये जो बाई इलेक्शन है वो 2027 की रूपरेखा को तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, इंडिया अलायंस को लोग किस मुद्दे पर आपको वोट दिया जाए? आपने पलायन करवाया, लोगों को विस्थापित बनवाया कि आप पेपर लीक की, इस पर हम आपको वोट दें? आज आप इस पर अपना जवाब दीजिए। 2 बातें। मेरा सवाल बीजेपी से है। आप बोलते प्रियंका गांधी को 52 साल लग गया, आप भी परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं। ये तो परिवारवाद को कम करने का प्रयास था, लेकिन आप लोगों ने इतना दबाव बनाया कि फिर उसे परिवारवाद के नाम पे एक और कैंडिडेट को उतारना पड़ा। बीजेपी के दबाव में प्रियंका को उतारना पड़ा। बीजेपी ये परिवारवाद का नारा हमेशा लगाते हैं, तो उनका तो अच्छा प्रयास था कि हम अपने परिवार को आगे ना लाए। तो अपने मतलब जहाँ साधेंगे वही बोलेंगे। मेरे आप दोनों से सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि जो कांग्रेस है वो 9 में से किसी भी सीट पे नहीं उतरी, तो आपको लगता नहीं इतनी बड़ी पार्टी होने के उस पे उनका फर्ज बनता है कि वो अपना कोई ना कोई वो उतारे, कोई ना कोई कैंडिडेट उतारे? सेकंड चीज ये है, आप बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा, अगर बटे हैं ही नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करवा रहे थे, क्यों हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे तुलना करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मेरा प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। बीजेपी से प्रश्न ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 1 करोड़ नए युवाओं को हम राजनीति में लेके आएंगे, तो क्या राजनीति में उन लोगों का स्तर खत्म हो चुका है जो अभी राजनीति में है और नए युवा जोड़ने की उनको आवश्यकता है? और कांग्रेस से ये मेरा सवाल है कि परिवारवाद की आप बातें करते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस बात करते हैं परिवारवाद की, तो परिवारवाद का शब्द जो है वो खराब क्यों है? परिवारवाद में परिवार के जो लोग आ रहे हैं वो काम तो करें, अगर काम ही नहीं करेंगे तो ये शब्द तो खराब होगा ही। उन लोगों को काम तो करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए सवाल वहां से झारखंड के मुद्दे पर किसी साथी ने बोला, भाई पलायन का मुद्दा जो है वाकई बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार को जो स्थानीय स्तर पर जो वहां इंडस्ट्री डेवलप करनी थी और उसमें जो पैसे खर्च करने थे, कोई काम नहीं हुआ। 17 साल से बिहार में भी बिहार पलट दिया। नहीं, ठीक बात है, केंद्र सरकार ने वहां नहीं किया, पलायन मजबूरी है। हम लोग खुद पलायन करके दिल्ली आए। बिहार में 17 साल से इन लोगों की सरकार है, कुछ और जो उस बच्ची का सवाल था कि अगर भारत नहीं बटा था तो फिर जोड़ो करने की क्या जरूरत थी? निश्चित तौर पर नफरत, हिंसा का माहौल जिस तरह भाजपा ने बनाया देश में, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके सहानुभूति, प्रेम और प्रगति का मार्ग अपनाना भारत के लिए और देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं और निरंतर करेंगे। ये चुनाव, टिकट और सियासत से नहीं है। देश बड़ा है, का जो प्रश्न था कि और वोट बैंक को लेकर पहले समाजवादी पार्टी, तो ये माना जाता है कि क्षेत्रीय दलों ने अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशंस बनाकर लंबे वक्त तक अपने अस्तित्व को बड़ा भी बनाया, शुरू भी किया और बड़ा भी बनाया। उस पर आपका जवाब जो बच्चे का मैंने सीधी सी बात है कि समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। हमने जब भी इनसे बात हो रही इंडिया गठबंधन, विकास की, रोजगार की, महिला की, किसान समस्या की, इसी पे हम लोग अड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस पे बात करती है? इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, नफरत कैसे फैला जाए, बटोगे कटोगे कैसे हो जाए। इनकी बात में कहीं आपको रोजगार नहीं झलकेगा।
इनकी बात में कभी भी महिला समस्या नहीं झलकेगी। ये तो वो लोग हैं जो उनको बचाते हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। ये क्या जवाब देंगे? इनका अभी देखना जवाब फिर आएगा कहां। जैसे मैंने बोला था, पाकिस्तान चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाएंगे, लेकिन कभी हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानियत की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की समस्या पे चर्चा नहीं करेंगे। अंजना जी, इन्होंने अभी पीडीए की परिभाषा बताई, पिछड़ा, दलित, और एक ही बताई आधी आबादी और दूसरी बताई अगड़ी जाति। तो क्या इनको इतनी शर्म आती है अकलियत की बात कहने में, मुसलमानों की बात कहने में? तो क्या इन्होंने अकलियत के लोग और मुसलमानों के लोग हमें छोड़ दिए? तो हमें स्वीकार है, हम उनके हितों की बात की रक्षा करेंगे, उनकी जरूरत पड़ने पे जनहित के मुद्दे उठाएंगे। आपको चाहिए मुस्लिम वोट, आरएलडी को चाहिए। उन्होंने तो 4 टिकट दे दिया मुसलमानों को, उन्होंने तो 4 उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने 4 उम्मीदवार खड़े किए 9 में से। अंजना जी, इन्होंने अभी एक ही पीडीए की एक ही परिभाषा बताई है, इसलिए मैंने प्रश्न करा इनके द्वारा। मैं पूरे डिबेट में बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न आया था, बस उसका जवाब दे देता हूं। आज देश के अंदर 1 करोड़ युवाओं को मौका देने की बात हो रही है, तभी आपके सामने देश का सत्ता दल जो देश में सत्ता कर रहे हैं, वहां से एक युवा प्रवक्ता खड़ा है। ये बात ना होती तो भदौरिया जी को सुनते रहना पड़ता और आप हमेशा सुनते रहते। और आज युवाओं को मौका मिलेगा, युवा आगे आएंगे और मेरे जो भाई वहां बैठे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, और इस बात को कोई गलत नहीं ठहरा सकता। इसीलिए जो इनकी सोच थी, और अभी बड़े विकास का देखो, दवाई आपको देनी पड़ेगी, जो इनके विकास की बात थी, 15 मर्डर एक दिन में होते थे, 11 दंगे एक दिन के अंदर होते थे, 22 अपहरण एक दिन के होते थे, उस उत्तर प्रदेश में निकाल करके आज विकास पर लेकर के आए। चलिए, इसी के साथ तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।